हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं डैनी डैन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा प्यारा, खट्टा, मीठा, अच्छा और नुकीला। तो आपका टाइम वैसे ही करेंगे, चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा भी हम और भी बहुत सारे एनिमे कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ इस एनिमे के बाकी सारी प्रीवियस एपिसोड्स की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ भी मिस आउट नहीं करना है तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे ही साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक क्लॉक दिखाई जा रही होती है जिसके ऊपर अर्थ का वॉलपेपर लगा हुआ होता है। वो क्लॉक जैसे ही सुबह के 5 बजती है, एक लड़का तैयार होना चालू करता है और वो क्या खतरनाक तरीके से तैयार होता है, क्या खतरनाक चश्मों की सिलेक्शन में से एक चश्मा चूज करता है कि मैं सोच रहा था कि कोई मिस्टर इंडिया ही निकलने वाला है। पर तब तक उसका चेहरा दिखता है और मुझे पता चलता है कि ये तो प्लास्टिक का थैला है, 1 नंबर का नल्ला है। खैर जो भी हो, इस नल्ले को देखने के बाद हमको पता चलता है कि ये नल्ला अपने लुक्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि इसके पॉकेट में 8 कंघियां होती हैं और उन्हीं में से एक कंघी से अपने बाल झाड़ करके वो आगे बढ़ने लगता है। ये नल्ला कोई ना कोई गाना तो गा रहा होता है जो कि सुनने में बहुत ही बकवास लग रहा होता है और बहुत सारे डांस मूव्स भी कर रहा होता है। ये सब करते करते वो फाइनली बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भीड़ में आ जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है ओकारुन, जो कि पोल के साथ पीछे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है मोमो से मिलने के लिए। सुबह सुबह इस सीन से हमको पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये सीजन 1 का सीन है, ऑलमोस्ट सीजन 1 एपिसोड 5 का, जहाँ पे हमको ये सीन ऑलरेडी दिखाया जा चुका होता है। जैसे जहाँ पे ओकारुन और मोमो के जैसे ही नैन मटक के होते हैं, ओकारुन और भी ज्यादा चिंतित होके वहां से निकलने लगता है। पर तब तक उसके पीछे पीछे आया से आती है और उसको टपनी मार के कहने लगती है कि कहाँ पर थे तुम तो लेट हो गए हो। ये देखने के बाद हमारा नल्ला बेरोजगार लड़का, जो कि मोटू चबलू होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि हाउ इज ओकारुन गेटिंग सो मैनी। जैसा दिखने वाला एक नर्डी बंदा, इसके पास इतनी सुंदर मोमो जैसी लड़की हो कैसे सकती है। एनीवेज फिर हमको दिखाया जा रहा होता है कि कैसे हमारा ओकारुन क्लास के अंदर घुसते ही बुली होता है और फिर भी वो अपनी किताबें खोल के पढ़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा ये नल्ला बेरोजगार लड़का भी कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता है। ओकारुन बहुत सारी सिलेक्शन बुक्स में से जाता है और फिर फाइनली वो एक किताब पढ़ने लगता है। तब तक उसके मुंह पे एक वॉलीबॉल आके लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा नल्ला बेरोजगार लड़का, जो कि ओकारुन को अभी तक देख रहा होता है, ताड़ रहा होता है, वो चेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ओकारुन कर क्या रहा है। फिर लंच ब्रेक आता है और ओकारुन और अयासे दोनों एक दूसरे को खोजने निकल जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ उसको खोजने निकल जाता है हमारा ये नल्ला बेरोजगार मोटा भी। हमको पता चलता है कि कैसे दोनों एक दूसरे की क्लासेस में जाते हैं, पर दोनों को एक दूसरे की क्लासेस में ना पाके असफलता के साथ पहले कैफेटेरिया में जाते हैं और स्टोरेज में जाते हैं, पर इवेंचुअली दोनों लोगों को कहीं पर कोई भी नहीं मिलता है। साथ ही में मोटू भी उन लोगों को खोज रहा होता है। फिर ये लोग थक हार के एक बेंच के पास जाकर के बैठ जाते हैं। बेंच पर बैठने के बाद ओकारुन और अयासे दोनों अपनी अपनी दुविधाओं से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे ओकारुन का सोचना होता है कि मैं बड़ा बोरिंग आदमी हूँ भाई, मुझसे खराब तो कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा तो वो मोटू चौंको है, इसी कारण से क्या पता अयासे जी मुझसे उबिया गई हूँ। वही दूसरी तरफ अयासे सोच रही होती है कि यार मैं बहुत ज्यादा पुशी लड़की हूँ यार, मैंने उसको बहुत ज्यादा पुश कर दिया यार, मुझे उसको इतना ज्यादा धक्का नहीं देना चाहिए था। अगर मैं थोड़े से अच्छे से बात करती तो आज वो मेरे साथ होता, पर आज हम साथ नहीं है और इसकी गलती मैं केवल आपको देती हूँ। अब जी ऐसी ही और बहुत सारी बकवास बातें करते करते दोनों सोच रहे होते हैं कि कैसे लंच ब्रेक खत्म ही होने वाला है और दोनों को लग रहा होता है कि बाकी दूसरा बंदा उनसे छुपा हुआ है। और लोग के साथ वो मोटू भी होता है, जो कि ओकारुन की तलाश में पूरे दिन को व्यतीत कर चुका होता है। खैर ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा दुखी, चिंतित और विचलित होने के बाद अपनी अपनी कुर्सियों से उठते हैं और बढ़ने लगते हैं अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ। परंतु जैसे कि आप सभी को याद होगा, सीजन 1 के एपिसोड 5 में हमको दिखाया जाता है कि कैसे इसी मोमेंट पे ओकारुन और अयासे के बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसको विटनेस करने वाला कोई और नहीं बल्कि अयासे के 2 मित्रगण और साथ ही साथ ये मोटू भी होता है, जो कि ये सब देखने के बाद कंप्लीटली सदमे, शॉक में चला जाता है। फिर आता है इंट्रो आने के बाद हम लोग वंस अगेन प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं, जहां पर ये बंदा कंप्लीटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ओकारुन की अटेंशन ले सके। इसीलिए वो उसके अगल बगल चल रहा है, उसके सामने आके अपना गला खकार रहा है, किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी ओकारुन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है। तो फिर वो अपने मॉडल्स को निकाल के उसके सामने से नाचने दौड़ने लगता है, पर वंस अगेन ओकारुन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है और वो अपने काम में कंटिन्यू
कंटिन्यूअसली बिजी होता है। फिर इस बंदे को समझ में आता है कि अगर इसको ओकारुन का अटेंशन चाहिए तो फिर मेरे को पूरा ब्रूट फोर्स मेथड यूज करना पड़ेगा। तो फिर वो जाके उससे फाइनली सीधे बात करने की कोशिश करने लगता है, जिसपे ओकारुन बहुत ही ज्यादा स्तब्ध हो जाता है कि तुम मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिसपे वो कहता है कि ऐसा है मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, पर मुझे जानना है कि तुम मोमो अयासे के साथ इतने चमी चमी कैसे हो। इसके अलावा हमको पता है कि मिस आयरा के साथ भी तुम्हारे संबंध कुछ ज्यादा ही बढ़कर है। आखिरकार तुम इतनी सारी सुंदर लड़कियों के बीच में पॉपुलर कैसे हो, जबकि तुम भी मेरी तरह बौनू हो और तुम भी देखने में मेरी तरह बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हो। खैर वो मेरी तरह तो नहीं बोलता है, पर उसको बोलना चाहिए, इसलिए मैं उसकी तरफ से बोल दे रहा हूँ। एनीवेज तब तक उनकी क्लास में आ जाती है अयासे, जो कि ओकारुन का हाथ पकड़ के चिल्लाने लगती है कि बेसिकली उसको ओकारुन का दूसरा नट मिल गया होता है। ये सुनने के बाद ये लड़का कंप्लीटली स्तब्ध हो जाता है और वो सोचता है कि एक्चुअली में क्या पता सुंदर लड़कियों से बात करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप उनसे स्पाइसी टॉक्स करें। ओकारुन बार बार अयासे को चुप करा रहा होता है कि सबके सामने ये बात ना की जाए, पर फिर भी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है तो अयासे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मोटू बता देता है कि वो ओकारुन का दोस्त भी है, इस पे एक नॉड ऑफ अप्रूवल दे देती है हमारी अयासे। अब तक इन लोग की बात को इंटरजेक्ट करते हुए वहाँ पर एक औरत आती है। हमको पता चलता है कि एक्चुअली में ये औरत क्लास ए की रेप है। रेप मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और इसको लग रहा होता है कि अयासे बुली करने आए हैं ओकारुन को, इसी कारण से वो उसको वहां से जाने को कह रही होती है। ये बहाना बोल के कि कुछ लोग पढ़ाई करते हैं और तुम उनको पढ़ाई करने से डिस्टर्ब कर देती हो लंच के दौरान। जिसके बाद अयासे उसको लेके वहां से जाने लगती है, पर तब तक वो लड़की बोलने लगती है ओकारुन से कि अगर तुम किसी दुविधा में फंसे हुए हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगी अयासे से। जिसके बाद इन लोग के बीच में एक लड़ाई धड़ाई होने लगती है ओकारुन को देख के, और ये बात वंस अगेन सॉलिडिफाई कर देती है कि हमारा ओकारुन लड़कियों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और इस चोंगो को ये देख के बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इस बीच में वो कैसे इंटरजेक्ट करे। तो फिर वो बहुत ही स्पाइसी सा जोक सोचता है, अपने हाथ पांव फैलाता है, शानदार शरीर को चोंगो शरीर को अपने हिलाता दुलाता है और फिर बोलता है 10 गैलन वीनर। जी हाँ, इतना बकवास जो कि मारता है कि सब लोग गुस्सा आ जाते हैं और अयासे ये तक बोल देती है कि यहाँ से कट लो बेटा, नहीं तो आपकी जान जाने वाली है। उसके बाद सीन कट होता है और हम लोग उसी अपार्टमेंट की तरफ पहुंचते हैं जहाँ पर ओकारुन की गोल्डन बॉल मीको को दिखी होती है। इसके बाद ओकारुन बता रहा होता है कि कैसे आज तक क्लास में उससे किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की होती है, पर आज काफी ज्यादा लोगों ने कोशिश की होती है। तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है। अयासे का मानना ये होता है ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ओकारुन अब बहुत ही ज्यादा कूल बंदा बन चुका है, जिसपे ओकारुन सोच रहा होता है कि ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और उसने कर दिखाया। एनीवेज ये लोग हंसी खुशी में दिन काट रहे होते हैं, पर तब तक इनके पीछे हमारा क्रीपी चौंको भी खड़ा होता है, जो कि ये सब बातें सुन रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे उसको भी स्पाइसी टॉक करनी है और नट्स के बारे में जानना है। वो अपने हाथ पैर उसी फ्लेयर से हिला रहा होता है जिससे कि वो हमेशा हिलाता आया होता है, और तभी उसका पैर टकरा जाता है एक टीन के डब्बे से। इसी कारण से दोनों ओकारुन और अयासे उसको नोटिस करने में कामयाब हो जाते हैं। अयासे उसकी बैंड बजाने ही वाली होती है, तब तक उसके ऊपर वो उड़ के आने लगता, और इस लड़के को ये लगता है कि जैसे ओकारुन और अयासे टकरा गए थे हॉलवे में, वैसे ये भी टकराने वाला है मिस अयासे से। पर तब तक हमारा ओकारुन टर्बो बब्बा के फॉर्म को ले लेता है और उसकी बैंड बजा देता है। एक लात उसको ऐसी मारता है कि वो नीचे गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। खैर अब इन लोग के सामने ओकारुन की गोल्डन बॉल होती है जो कि हवा में लटक रही होती है। पहले तो मोमो अपने हाथों का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, और फिर ओकारुन भी अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, पर वो बंदा अच्छे से कटाई छटाई करने में कामयाब हो जाता है। ओकारुन की उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। बॉल बहुत कस के भागने लगती है, फिर अयासे पिट्ठू करने लगती है हमारे ओकारुन का, जो कि देख के वंस अगेन हमारा मोटो चोंको जेलस हो जाता है। जाते जाते अयासे उससे कहती है कि बैग्स का ध्यान रखे रहना, ए पर भी बंदे, अगर तुमने मेरे बैग्स खो दिए तो फिर मैं तुम्हें खुदा के बंदे बना दूंगी।
एनीवे इस फिल्म को दिखाया जाता है कि कैसे ओकारुन और अयासे दोनों लोग मिलकर गोल्डन बॉल को खोजने के लिए अपार्टमेंट के अंदर दौड़ भाग कर रहे होते हैं, पर तब तक वो गोल्डन बॉल इन लोग के ऊपर अटैक करने लगती है। ये दोनों लोग पूरी कोशिश तो करते हैं उसको रोकने की, पकड़ने की, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और वो बॉल अकेले ही इन दोनों की बैंड बजा रही होती है। ये लोग छतों पर कूद रहे होते हैं पर फिर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं गोल्डन बॉल का। तब तक अयासे कहती है कि इस बार तुम मेरी पिट्ठी पे आ जाओ, और इसके बाद अपने हाथों का यूज करके उसको नीचे लेके जाने लगती है। तब तक बॉल वापस आके इनके ऊपर अटैक कर देती है और ये दोनों लोग बहुत ही ऊंची हाइट से नीचे गिरने लगते हैं। अयासे किसी तरीके से इन दोनों को बचाने में कामयाब तो हो जाती है, पर काम भर की चोट दोनों को लग ही जाती है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसी चीजें लड़ेंगे कैसे जिसको ये लोग देख नहीं सकते हैं। पर तब तक मोटू हमको दिखाया जाता है कि वो गिरने लगता है छत पर से, जिसको बचाने के लिए अयासे वंस अगेन उसको पकड़ करके ऊपर लेके आती है। इसके बाद इनके सामने गोल्डन बॉल वंस अगेन आ जाती है। फिर ये लड़का दौड़ के उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि अब वो इस गोल्डन बॉल की बैंड बजाने वाला है। इसके बाद वो कुछ तो बहुत तगड़ा साइंटिफिक टर्म यूज करता है जो कि रिपीट करना नेसेसरी नहीं है, तो फिर मैं दोबारा जाके नहीं देखूंगा, और फिर चेस करने लगता है उस गोल्डन बॉल को। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन और अयासे दूसरे एंगल से उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और एंगल चेंज होने के कारण इसकी आउटलाइन थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है हमारी मोमो को, और फिर अपने हाथ का यूज करके उस आउटलाइन को वो पकड़ लेती है और फिर ओकारुन अपने टर्बोबा वाले फॉर्म के फुल पावर का यूज करके बैंड बजा देता है उस आउटलाइन की। इसके बाद वो जो भी चीज होती है वो नीचे गिर जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को तालियां देते हैं और तब तक अयासे उस चोंगू से भी पूछने लगती है कि तुमने पता कैसे लगाया कि हम इसको देख कैसे सकते हैं। इसके बाद पिंगा नर्ड को बताने लगता है कि कैसे अगर किसी को इनविजिबल होना हो तो उसको ऑप्टिकल कैमोफ्लेज करना पड़ेगा, जहाँ पे उसको अपने बॉडी के रिफ्लेक्टिव्स ऐसे एंगल पे रखने पड़ेंगे ताकि वो केवल और केवल डायरेक्ट आई साइड के बीच पे ना दिखाई दे। पर अगर आई साइड के एंगल बहुत सारे डिफरेंट हो जाएं तो फिर कैमोफ्लेज करना या फिर इनविजिबल होना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। पर उसकी बात को कोई और नहीं सुन रहा होता है, बल्कि अयासे और ओकारुन नीचे देख रहे होते हैं पड़े हुए एक डायनासोर को, जो कि बहुत ही नन्हा मुन्ना राही की तरह होता है। हमको पता चलता है कि ये एक्चुअली में काइजू होता है, जो कि देखते ही ओकारुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मोटू अभी भी परवी जोक्स मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद अयासे उसको लतियाने लग जाती है। पर उसको अयासे का थोड़ा सा ही कांटेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसी कारण से उसकी तो बल्ले बल्ले मौज मौज हो गई होती है। पर तभी हमको दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के बाहर कुछ तो हो रहा होता है और कुछ और नहीं होता है, बल्कि हमको पता चलता है कि ये नन्हा मुन्ना डायनासोर काइजू एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो अपनी आंखें लगा के इन लोगों को दीवार के आर पार देख रहा होता है। और अब वो इतना बड़ा हो गया होता है कि इन लोगों की अच्छी खासी बैंड बजने वाली होती है। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का खट्टा मीठा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।